हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज से हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में हम ज्योग्राफी का आज हमारा ये पहला लेक्चर है और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम क्लास 9 से शुरू करेंगे। क्लास 9 से 12 तक शुरू करने के बाद हम इसको 6, 7, 8 के लेक्चर हम बाद में आपको कवर कराएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव में 6, 7, 8 के जो बुक है वो 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की कंपैरिजन में लेस इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो 6, 7, 8 की भी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, लेकिन 9 to 12 की जो एनसीईआरटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम ज्योग्राफी को 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम आज से आपको हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी कवर कराएंगे। हिस्ट्री में हम क्लास 6 से ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री की सारी ही बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज की लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर को अपने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी के, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। देखने में और पढ़ने में तो आपको ये बहुत सिंपल सा चैप्टर लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि पीसीएस में, स्पेशली पीसीएस के अंदर और यूपीएससी के अंदर भी डायरेक्टली इन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्योंकि इन चैप्टर्स में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो दी गई है, और साथ ही साथ इसमें हमारी एग्जाम पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए भी ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे अभी, तो कितनी ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज भी आपको देखने को मिलेगी और साथ ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी बिल्डिंग होगी। तो इसीलिए जो बच्चे एनसीईआरटी स्किप करके डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स पर चले जाते हैं तो उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, क्यों वो उनकी नज़र में ये रहता है कि ये बहुत सिंपल बुक्स हैं, क्या हम 6, 7, 8, 9 क्लास की बुक्स पढ़ेंगे, तो ये तो हमारी सारी पढ़ी हुई है और इसमें पढ़ने को है क्या इंपॉर्टेंट। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट कितना है, कितना फैक्चुअल है और कितना कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर भारत की स्थिति की बात करें, यानी कि स्थिति, लोकेशन या पोजिशन कह सकते हैं, लोकेशन को हम पोजीशन भी कहते हैं। तो भारत की पोजीशन हम कैसे बताएंगे विश्व के संदर्भ में? अगर हम भारत की हमें पोजीशन बतानी हो तो हमें किस तरह बतानी होगी? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हमें ये कैसे पता चला? उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो ये हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा देश उत्तरी गोलार्ध में है, कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में है, कौन सा देश ईस्ट में है, अगर ईस्ट में है तो कितना ईस्ट में है, कौन सा देश वेस्ट में है, तो वेस्ट में है तो किसके वेस्ट में, किसके वेस्ट की बात हो रही है। तो इसी संदर्भ में हम एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल में हम कवर करेंगे इस चैप्टर को, और इस चैप्टर एक ही लेक्चर में हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही अपने चैप्टर बनाए हैं जी, जितने भी लेक्चर हैं हम, और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ये हमारा विश्व का मैप है। अगर इस वर्ल्ड मैप को आप 2 भाग में डिवाइड करें, यानी कि अगर इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की जाए तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो जो ऊपर का भाग है ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, और जो नीचे का भाग है लाइन के वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। अब हमें भारत की स्थिति, अब क्योंकि इसमें इतने सारे देश हैं तो अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति क्या है? तो अब इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ क्या बताया गया है कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए, डिग्री को हम 0 लगाकर, जैसे हम सेंटीग्रेड पर 0 छोटा सा 0 लगाते हैं, ऐसे ही डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मिनट को हम एक एपोस्ट्रोफ वाला जो कॉमा होता है वो लगाकर हम मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी कभी सेकंड की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए 20 सेकंड होगा तो वहां पर एपोस्ट्रोफी डबल एपोस्ट्रोफ लगता है, डबल कॉमा लगता है ऊपर, तो उससे हम मिनट सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके संदर्भ में है? ये मिनट और सेकंड किसी भी स्थान की लोकेशन के संदर्भ में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, यहां देखिए 2 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात होगी कि भारत की मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि, और भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो मेनलैंड है भारत की, वो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये कन्याकुमारी के बारे में बात हो रही है, मेनलैंड की। अगर मेनलैंड की बात हो, वैसे जो हमारा भारत की जो मेन पॉइंट है, जो भूमि का एरिया है, वो इंद्राकोल है। इंद्राकोल वो लगभग 6 डिग्री के आसपास है, जो कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमारा पूरा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, उत्तरी गोलार्ध में लाई करता है। तो इंद्राकोल, जो कि 2004 में सुनामी के बाद डूब गया था, ये अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह के नीचे है इंद्राकोल। तो ये हमारी मुख्य भूमि कन्याकुमारी से भी नीचे है, यानी कि 6 डिग्री के आसपास है। लेकिन फिर भी हम याद रखने के पर्सपेक्टिव से भारत की जो मेन लैंड को नापते हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर,
तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अब हमें यहाँ पर दो चीजें नई देखने को मिली, अक्षांश और देशांतर, और पूरब और पश्चिम। अब आप सोच रहे होंगे पूरब और पश्चिम तो बहुत इजी सी चीज है, आपको पता ही होगा, लेकिन ये किसके संदर्भ में बात हो रही है? आज हम बिल्कुल डिटेल में बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे कवर करते हैं उसी तरह से हम पढ़ेंगे, ताकि हमें एक ही बार में ये सारा रिटेन हो जाए और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, तो जब वर्ल्ड को हम दो बराबर भागों में एक लाइन ड्रॉ करके बांटते हैं, इसी तरह से एक लाइन बीच में से ड्रॉ की जाती है, यहाँ ऊपर से ड्रॉ की जाती है, इसको खड़ी होकर ड्रॉ की जाती है, जिसको हम कहते हैं मीन ग्रीनविच लाइन, या तो ग्रीनविच लाइन भी कह सकते हैं या फिर आप लैटिट्यूड भी कह सकते हैं। देखिए ये दोनों एक ही जगह से होकर गुजरते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ग्रीनविच लाइन, इनको दो अलग अलग संदर्भ में समझा जाता है। जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो हम किसी भी देश के पश्चिम और पूरब दिशा की बात कर रहे हैं। अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी देश को पूरब और पश्चिम के संदर्भ में देखेंगे, तो हम लॉन्गिट्यूड को अपने दिमाग में सोचकर चलेंगे। लेकिन अगर हम उसके समय की बात करेंगे, तो हम इसी 0 डिग्री को ग्रीनविच लाइन को सोचकर चलेंगे। तो हम अभी ग्रीनविच लाइन बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की और लैटिट्यूड की। अब आपको याद कैसे रखना है? लॉन्गिट्यूड होता है अक्षांश, जो लंबा है यानी कि लंबा, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो लैटिट्यूड है लेटा हुआ, ये लैटिट्यूड है, यानी कि ये देशांतर है, ये आपका देशांतर हो जाएगा। तो 97 डिग्री हमारा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई इसमें, यह है कि लैटिट्यूड जो होता है ये लेटा हुआ लैटिट्यूड होता है, लेकिन ये क्या होता है? अक्षांश होता है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे कि ये 0 डिग्री से सारी ही चलती हैं ऊपर तक, और ये लंबा होता है लॉन्गिट्यूड, ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई कंफ्यूजन की वजह से, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम यही बताना चाह रहे थे। ये बहुत सिंपल सी चीजें लगती हैं, लेकिन ये बहुत सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं कभी कभी, और जिसकी वजह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमारा जो भारत है ये कहाँ, पहला तो हमने क्या देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये है कि लाइन के, ये जो लाइन है 0 डिग्री इसके ऊपर है, यानी कि यहां पर कहीं है। और अब हम बात करेंगे कि ईस्ट में है, तो यानी कि हमने देखा था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये देशांतर क्या होता है? देशांतर मतलब ये जो खड़ी वाली लाइन है लॉन्गिट्यूड जो खड़ी लाइन है, इसके पूर्व में बात हो रही है। इसके जब हम पूर्व में 68 डिग्री चलेंगे, तो 68 डिग्री में हम यहां आ जाएंगे इस जगह पर। तो यहां जब आएंगे, तो यहां से भारत की भूमि का एक्सपेंशन शुरू होता है, और इसके बाद हमारी भूमि कहां तक चलती है? पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब यहां से हमारी जो भूमि है ये 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट यहां तक। अब ये हमारे भारत का विस्तार है, लेकिन ये हमारा देशांतर विस्तार है। अब हमें बात करना है अक्षांशीय विस्तार की। जो अक्षांश हमारा, क्योंकि आपने पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 मिनट, तो हमने ये देख लिया कि ये पूर्वी देशांतर में है, और अक्षांश कितना है? 8 डिग्री। तो 8 डिग्री यहां से निकलेगा, इस जगह से होता हुआ जाएगा, और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि ये इस जगह तक आएगा। अब ये हमारा ये चाकोर सा एरिया है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया भारत का पोजीशन, लोकेशन। आप देखते होंगे, आप कोई चीज, आप किसी भी ई कॉमर्स साइट से, अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से आप कोई चीज ऑर्डर करते होंगे, तो कभी कभी, या फिर आप ओला या उबर से यात्रा करते होंगे, ओला और उबर से, तो वो लोकेशन ट्रैक करते हैं। तो वो लोकेशन कैसे ट्रैक होती है? उन लोकेशन की ट्रैक होने के लिए किसी चीज को, किसी स्थान को लोकेट करना पड़ता है, और वो लोकेट किस तरह होती है? उसके लिए उनकी पोजीशन का पता होना चाहिए। तो इसी तरह से पोजीशन का पता लगाया जाता है, उनको एक एरिया डिफाइन किया जाता है, उनकी पोजीशन को डिफाइन किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ और साउथ से, और ईस्ट और वेस्ट से, इस तरह से उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद उनको लोकेट किया जाता है। तो यही हमारा जीपीएस में रोल अदा करता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में भी यही चीज हमारा रोल अदा करती है। इसके बाद है इसमें कर्क रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। अब ये उत्तर की बात हो रही है, किसके उत्तर की? यानी कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, जिससे हमने पूरे विश्व को दो भागों में बांटा है, इसके उत्तर की बात हो रही है। इसके उत्तर में कितना? 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट यहां से एक 23 डिग्री 30 मिनट पर क्या निकलती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, जो हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश से निकलने वाली कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये लगभग 8 राज्य हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, ये सारा आपसे कब एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, नीचे राज्यों के नाम दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है किन राज्यों से गुजरती है या किन राज्यों से नहीं गुजरती है। फिर है मुख्य भूभाग, ये दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो दक्षिण पूर्व है। अब ये दक्षिण पूर्व किसका, ये हमारे भारत के संदर्भ में बात हो रही है। अभी तक जो हम देख रहे थे भारत को हम देख रहे थे विश्व के संदर्भ में। अब जो हम अपना मुख्य भाग देख रहे हैं, अब उसके मुख्य भाग हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। भारत के संदर्भ में जो मुख्य भाग है वो हमारी भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पूर्व में ही बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और दक्षिण पश्चिम में इस जगह, यानी कि यहाँ दक्षिण पश्चिम, यहाँ से दक्षिण पश्चिम लक्षद्वीप समूह किसमें, हिंद अरेबियन सी में, अरब सागर में स्थित है। इसके बाद अब इसके आकार की बात कर लेते हैं। भारत का आकार, कि पहले हम भारत का इंडिविजुअल आकार देखेंगे, उसके बाद भारत का आकार विश्व के संदर्भ में देखेंगे। विश्व के संदर्भ में भारत का भूभाग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत आपको इजी सा लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं स्टेट पीसीएस के अंदर भी, और खास तौर से एएसआरबी वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रखें। जो एएसआरबी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बिल्कुल याद रखें कि यहीं से इसी तरह के आपसे फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एएसआरबी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। भारत का भूभाग क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर हम पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का ये जो हिस्सा है 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर, ये कितना है, ये केवल 2.4% है। यानी कि अगर पूरे भूमि को 100 यूनिट मान लिया जाए, पूरे विश्व की भूमि को 100 यूनिट मान लिया जाए, तो भारत के पास कितना शेयर है, खाली 2.4। और ये 2.4 शेयर किसके बराबर है, 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर। अगर आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आपका वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया निकलकर आ जाएगा। अब इसमें भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होगा, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही एएसआरबी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस के लिए भी। विश्व का 7वां बड़ा देश है। कभी कभी बच्चों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि 7वां बड़ा देश है और 7 बड़े देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। यह भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा आपको अगर अरेंज करने के लिए आ जाए कि निम्नलिखित देशों को उनके घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो सबसे बड़ा देश जो है एरिया वाइज वो हमारा रशिया है। उसके बाद अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कनाडा है। उसके बाद अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ही दूसरा देश यूएसए है हमारा, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है चाइना, हमारा पड़ोसी देश। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट का नाम नहीं है, कॉन्टिनेंट का नाम तो ओशियाना है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा शायद कॉन्टिनेंट ये ओशियाना, लेकिन हम आमतौर पर इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है, इसीलिए हम इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, जबकि इसका नाम ओशियाना है। इसमें न्यूजीलैंड भी आता है, इसमें तस्मानियन आइलैंड भी आता है, इसमें सोलोमन आइलैंड भी आता है, इसमें तिमोर लिस्ले भी आता है। तो इसमें कई सारे छोटे छोटे देश आते हैं और आइलैंड कंट्रीज भी आती हैं। तो इस कंट्री का जो नाम है वो ओशियाना नाम है इस कॉन्टिनेंट का, और इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा छठा सबसे बड़ा कंट्री है। चाइना के बाद हमारा ब्राजील है, पांचवा सबसे बड़ा कंट्री है हमारा ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज का देश है, जो रेड कलर से आप देख रहे हैं। इसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके बाद है हमारा 7वां बड़ा कंट्री इंडिया 7वां बड़ा कंट्री है। 8वां है अर्जेंटीना आपका यहाँ है आपका साउथ अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना। फिर है कजाकिस्तान, जो कि हमारा सेंट्रल एशियाई देश है, आप ये देख सकते हैं सेंट्रल एशिया का देश है। और इसके बाद है सूडान हमारा अफ्रीकन कंट्री है। तो पहला सबसे बड़ा जो कंट्री है आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, लेकिन अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान में डिवाइडेड किया जा चुका है। तो ये मैप थोड़ा पुराना है, तो आप इसलिए इसको याद रखें। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। अब स्थल सीमा की जहां बात हो रही है, स्थल सीमा यानी कि अगर पूरी स्थल सीमा की बात करें तो ये पूरी स्थल सीमा हमारी कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसमें पूरा एरिया आता है ये सारा,
15,200 किलोमीटर की स्थल सीमा है हमारी, जिसमें ये सारा इस एरिया हमारी बाउंड्री समाहित है। तो ये 15,200 किलोमीटर की है। अगर समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है। अब जो हमारी समुद्री तट रेखा है, यानी कि जो कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन कहां से शुरू होती है हमारी? गुजरात से लेकर, अगर इस लाइन को हम देखें, खाली इस लाइन को देखें यहां तक पूरा, इस लाइन के बाद और साथ में हम अंडमान निकोबार की पूरे कोस्टल रेखा और लक्षद्वीप आइलैंड की पूरी कोस्टल रेखा, इन सबको इंक्लूड कर लें तो हमारी सिर्फ कोस्टल लाइन कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए और एएसआरबी के एग्जाम्स के लिए और भी सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी कभी देखिए इस तरह के फैक्चुअल तो नहीं पूछेगी, लेकिन वो आपसे ट्रेंड पूछ लेती है, ट्रेंड, या फिर आपसे प्रवृत्तियां पूछ लेगी। प्रवृत्तियां को ही ट्रेंड कहा जाता है कि स्थल सीमा ज्यादा बड़ी है, स्थल हमारी तटीय सीमा से या समुद्री तट रेखा सीमा से, इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दे देती है। आगे हमारा भारत का उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। यानी कि अगर हम भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें या एरिया को देखें तो जो भारत का उत्तरी एरिया है और उत्तर पश्चिमी एरिया है, नॉर्दर्न एरिया है हमारा और नॉर्थ वेस्ट एरिया और उत्तर पूर्व का एरिया, ये सारा क्या है? ये सारा हमारा उत्तर पूर्वी एरिया, ये सारा नवीन वलित पर्वत से बना हुआ है, यानी कि हिमालय से बना हुआ है। और हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है, यानी कि ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं और ये सबसे नए माउंटेन है, यानी कि ये आयु के हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो ये सबसे बाद में बने हैं, यानी कि सबसे नए माउंटेन हैं, बिल्कुल नए पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन्स। इसको हम आगे भी एनसीईआरटीज में जब आगे के चैप्टर कवर कराएंगे तो पढ़ेंगे। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर ये पूरा दक्षिणी एरिया देखें, हम साउथ का एरिया देखें इंडिया का, तो इसमें हम देखेंगे कि साउथ का एरिया हम मान लें अगर यहां से शुरू होता है पठारी भाग से, तो ये ऊपर का एरिया तो चौड़ा है लेकिन नीचे का एरिया पतला है, तो ये एक तरह से उल्टा त्रिभुज बनता है, ये रिवर्स ट्रायंगल बनता है, रिवर्स ट्रायंगल। तो अगर हम भारत का साउथ का एरिया देखें, दक्षिणी भाग देखें, तो दक्षिणी भाग हमारा पठारी भाग है। देखिए हम देखेंगे भारत में हर तरह की खूबियां पाई जाती हैं। भारत के अंदर आपको पर्वत भी मिलेंगे, दुनिया के सबसे नए पर्वत भी मिलेंगे जैसे कि हिमालय, और दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से भी पर्वत मिलेंगे जैसे कि अरावली रेंज। तो भारत बिल्कुल हमारे यहाँ जिस तरह एथनिसिटी है, हमारे यहाँ आप देखते हैं कि विविधताओं वाला देश है, तो भारत में जो विविधता की बात की जाती है वो हमारे यहाँ धर्मों के संदर्भ में भी की जाती है कि भारत में हर तरह के धर्म के लोग हैं, हर तरह की एथनिसिटी के लोग हैं। लेकिन भारत में कभी इस तरह की बात नहीं की जाती कि भारत में जो ज्योग्राफी है वो भी भारत की बिल्कुल विविध है। भारत में हर तरह का आपको नए पर्वत भी मिलेंगे, भारत में दुनिया के सबसे पुराने पर्वत भी मिलेंगे, भारत में 12मासी नदियां भी मिलेंगी, भारत में आपको सीजनल नदियां भी मिलेंगी, भारत में आपको मैदानी भाग भी मिलेगा, दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से, जहां पर अगर आप अमरूद खाएंगे और खा के थूक देंगे उत्तरी भारत के मैदानों में, तो वहां पर अमरूद का पेड़ निकल आएगा, 5 से 6 महीने बाद एक तैयार पेड़ आ जाएगा। तो इस तरह की फर्टाइल जमीन भी है और इस तरह की बंजर जमीन भी है कि जैसे कि जैसलमेर राजस्थान की, कि जहां आप कुछ भी बो दें वो वहां पर कोई पैदावार नहीं हो सकती। तो एक तरफ फर्टाइल लैंड भी है, एक तरफ बैरन लैंड भी है, एक तरफ नवीन वलित पर्वत भी है और दूसरी तरफ अरावली जैसे पुराने पर्वत भी हैं। तो हमारे यहाँ पठारी भाग भी है जो कि बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, बेसाल्टिक लावा। हमारे यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों से, ज्वालामुखी लावा से बने हुए पठार भी हैं और हमारे यहाँ मैदानी भाग भी है। हमारे यहाँ 12मासी नदियां भी हैं और गंगा जैसी, और हमारे यहाँ सीजनल नदियां भी हैं, आपकी साबरमती जैसी। तो इसी तरह भारत हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी विविधताओं वाला देश है। अब देखते हैं कि इसका 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंद महासागर की ओर संकरा हो जाता है, यानी कि यहाँ अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 डिग्री अक्षांश पर, तो 22 डिग्री से ये नीचे की ओर संकरा होता चला जाता है, यानी कि पतला होता चला जाता है इसका पूरा भूभाग। फिर इसके पश्चिम में अरब सागर, जैसे कि आपने देखा, अगर हम भारत के पश्चिम में देखें तो भारत का पश्चिम ये हो जाएगा। तो यहाँ पर वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर है, और ईस्ट में क्या है? ईस्ट में आपका बंगाल की खाड़ी है। भारत के ईस्ट में बंगाल की खाड़ी स्थित है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यानी कि गुजरात सा हमारा वेस्टर्न साइड में है और अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड में है। स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब आपको टाइम का अंतर कैसे पता चला? अब हम ये देखेंगे कि टाइम कैसे फिक्स होता है। देखिए भारत में हमारे यहाँ जो मानक टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट से लिया जाता है, और ये 82 डिग्री 30 मिनट क्या है? ये हमारी
लैटिट्यूड रेखा है, ये जो लैटिट्यूड रेखा जहां से गुजरती है उसको हमारे यहाँ मानक यामोत्तर माना गया है। मानक यामोत्तर यानी कि मीन मेडिटेरियन। अब आपका जो लाइन ड्रॉ की जाती है इंटरनेशनल टाइम लाइन, वो कहां से गुजरती है? वो गुजरती है आपकी ग्रीनविच से। ग्रीनविच क्या है? ये इंग्लैंड का एक स्थान है, उत्तर आपका यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का एक स्थान है जहां से ये लाइन गुजरती है, और वो लाइन वहां पर यानी कि वहां पर 12 बजे का समय माना गया था। तो 12 बजे से, और जो इस लाइन की जो ईस्ट में है वहां पर ईस्ट में हमारा टाइम बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 12 बजे से पीछे की तरफ आना पड़ेगा। ये 12 बजे किसकी बात हो रही है? ये रात के 12 बजे की बात हो रही है। तो 12 बजे से पीछे की तरफ आ जाएंगे आप, यानी कि 12 बजे से पीछे की तरफ एक डेट कम हो जाएगी। तो अगर 12 बजे के रात के 12 बजे के बाद आगे की तरफ जाएंगे तो वही दिन स्टार्ट हो जाएगा जो टुडे चल रहा है, जो दिन चल रहा है, और पीछे की तरफ एक दिन पीछे चला जाएगा। तो अगर आपको ईस्ट में जाना है तो ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की तरफ को टाइम जोड़ना पड़ता है। जैसे कि 82 डिग्री हमारे यहाँ 30 मिनट पर यामोत्तर लाइन है, जो कहां से गुजरती है? मिर्जापुर से। पहले ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। इसको रीडिफाइन किया गया है। लेकिन जैसे कि एक और बात चल रही है, क्योंकि भारत का भूभाग ज्यादा चौड़ा है तो यहाँ पर 2 टाइम लाइन की बात की जा रही है। 2 टाइम लाइन की, तो 2 टाइम लाइन की संदर्भ में बात की जा रही है, क्योंकि जब हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज दिखता है, क्योंकि ईस्ट में सबसे पहले सूरज दिखता है, इसीलिए जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। तो ईस्ट में सबसे पहले सूरज दिखता है, इसी संदर्भ में हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखता है। तो जब वहां दिन निकल आता है, लेकिन गुजरात के अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकलता है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से कभी कभी डिमांड की जाती है कि भारत में 2 टाइमलाइन बनाई जाए। जैसे कि आप रशिया में देख सकते हैं, तो रशिया में 1 से ज्यादा टाइम लाइन है, यानी कि वहां पर 1 से ज्यादा मानक समय डिफाइन किए गए हैं। इसी तरह यूएसए में भी 1 से ज्यादा मानक समय डिफाइन किए गए हैं। इसी तरह भारत में जो बात की जा रही है वो गंगटोक के अंदर, गंगटोक नहीं, सिलीगुड़ी में बात की जा रही है नई टाइम लाइन की, जो कि भारत को अलग से डिफाइन करेगी। भारत का मानक समय 6.5 घंटे आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी जो मानक समय है वो 5.5 घंटे है हमारा ग्रीनविच से। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर ग्रीनविच जो लाइन है, यहाँ 12 बजे रात का समय मान लिया जाता है। अब हमारा जो देशांतर है इलाहाबाद मिर्जापुर का, उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर है, वहां से 82 डिग्री 30 मिनट की लाइन देशांतर लैटिट्यूड लाइन गुजरती है, देशांतर लाइन गुजरती है। तो ये जो लाइन है, यहां से गुजरने पर 5.5 घंटे का फर्क आ जाता है। अब ये फर्क कैसे आता है? देखिए, 1 घंटे में वो 1 मिनट में तो 5 डिग्री, हमारा 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आता है इंग्लैंड के टाइम से। यानी कि हमारा जो टाइम होगा वो 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। यानी कि जब रात के 12 बजेंगे इंग्लैंड के अंदर, तो हमारे यहाँ दिन के 5:30 बजते होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पर कितना आ जाएगा? 328 + 2, यानी कि 30 डिग्री आधा ही है। 30 डिग्री 60 डिग्री का पूरा एक सर्कल 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री पे 4 मिनट, 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 30 पर कितना होगा? 2 मिनट। तो 328 में 2 और जोड़ लेंगे, 330, यानी कि 5.5 घंटे का ये डिफरेंस आएगा। तो 5.5 घंटे हमारे यहाँ, यानी कि सुबह के 5:30 बजेंगे, सुबह के 5:30 बजेंगे। तो इस तरह से टाइम को डिवाइड किया जाता है। और ये जो टाइम लाइन होती है, ये हर 7.5 डिग्री पर, यानी कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच से जा रही है, पहले ये हर 15 डिग्री के बाद डिफाइन की जाती थी। लेकिन कुछ जैसे कि ज्यादा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते गए समय के साथ साथ, इसलिए अब इस लाइन को 7.5 डिग्री पर ड्रा किया जाता है। ये भी आपसे आज तक देखिए एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो टाइम लाइन होती है वो कितने डिग्री पर डिफाइन की जाती है, कितने डिग्री के बाद अंतराल से बनाई जाती है। तो वो 7.5 डिग्री के अंतराल से बनाई जाती है, 60 डिग्री 30 मिनट के अंतराल से बनाई जाती है। 60 डिग्री 30 मिनट के अंतराल से, ये आपने अब तक शायद कहीं नहीं पढ़ा होगा। 7 डिग्री 30 मिनट के अंतराल से मानक टाइमलाइन बनाई जाती है ग्रीनविच लाइन के संदर्भ में। पहले ये 15 डिग्री पर बनाई जाती थी, हर 15 डिग्री के बाद एक लाइन ड्रॉ की जाती थी, उसी के हिसाब से देशों को अपना समय तय करना पड़ता था। लेकिन अब ये हर 7.5 डिग्री के बाद बनाई जाती है। अब आगे हम देखते हैं अक्षांश का प्रभाव। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखिए, अक्षांश हमने क्या बताया था, जो क्या होते हैं? लैटिट्यूड। ये जो आपका लैटिट्यूड है, इसका प्रभाव उत्तर और दक्षिण में दिन की अवधि पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? अगर उत्तर की ओर जाएंगे आप समय के साथ साथ, उत्तर की ओर जाने पर या दक्षिण की ओर जाने पर जो दिन की अवधि है, दिन का जो रोशनी का समय है वो कम होता जाएगा, यानी कि रात लंबी होती चली जाएगी। और इक्वेटर के पास दिन और रात लगभग बराबर होंगे।
यानी कि 12 घंटे का दिन और लगभग 12 घंटे की रात। तो इस तरह से दिन का टाइम डिवाइड होता है। जैसे जैसे आप अक्षांशों पे, यानी कि अगर आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो दिन जल्दी खत्म हो जाता है, यानी कि अंधेरा जल्दी हो जाता है। इक्वेटर के पास अंधेरा, अगर आप केरला में होंगे, अब बहुत से बच्चे अगर केरला गए होंगे घूमने, तो आप देखेंगे कि वहां पर दिन देर तक निकला हुआ रहता है, इसीलिए वहां पर अब इसका प्रभाव मौसम पर भी पड़ता है। आप देखें, आगे आने वाले हम लेक्चर्स में देखेंगे, चैप्टर्स में हम वो भी कवर करेंगे कि इसका प्रभाव मौसम पे किस तरह पड़ता है। अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि दिन की अवधि पर कैसे पड़ता है। तो आपसे देखिए, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आपके लिए ये बहुत इजी लग रहा होगा। यूपीएससी ने यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए कि अक्षांश का प्रभाव दिनों और रात की अवधि पर पड़ता है, या पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, या पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का प्रभाव मौसम पर पड़ता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिराकर, जबकि ये दोनों स्टेटमेंट हमने शफल किए हैं। तो अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे जैसे आप अक्षांश में ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि आप इक्वेटर पर अगर हैं, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेंगे, या फिर नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, या फिर साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो आपकी जो दिन की अवधि है वो कम होती चली जाएगी, शॉर्ट ड्यूरेशन होती चली जाएगी। अब आगे देखते हैं भारत तथा विश्व। भारत का अब तक हमने देखा भारत को इंडिविजुअल संदर्भ में, अब हम भारत को वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। आप देखेंगे अगर एशिया का मैप, जैसे कि आपको पता होगा, ये लगभग यही हमारा एशिया का मैप है। एशिया के मैप को अगर हम यहाँ से डिवाइड कर लें तो ये हमारा एशिया का मैप हो जाता है। हालांकि एशिया में कुछ हिस्सा टर्की का और कुछ हिस्सा रशिया का यूरोप के अंदर आता है। हमारा यूरोप के अंदर भी एशिया का कुछ हिस्सा आता है, और एशिया का तो नहीं बल्कि टर्की और रशिया की कुछ हिस्सा हमारा यूरोप के अंदर भी लाई करता है। तो आप ये देखेंगे कि भारत जो है, जो हमारा एशिया है उसके सेंटर में है, लगभग एशिया के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है, यानी कि पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल सेंटर में है लगभग। भारतीय भूभाग दक्षिणी महाद्वीपों का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी महाद्वीप का, यानी कि इसीलिए हमारे बारे में कहा जाता है हम साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्री हैं। जैसे कि इसी संदर्भ में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुना होगा, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब देखिए इसी संदर्भ में अगर हम इसको इंटरलिंक करें जो इंटरनेशनल अफेयर्स से या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, जैसे कि आप तालिबान का इशू देख रहे होंगे, तो अब तालिबान के संदर्भ में देखिए इस सार्क ऑर्गेनाइजेशन का अफगानिस्तान सदस्य था। अब आप देखेंगे इसमें दो कंडीशन होंगी, या तो अगर ये हमें अब तालिबान से अपने संबंध अच्छे करने हैं तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। और आप देखेंगे कि सार्क से इस बार क्वेश्चन पूछे की जाने की पूरी संभावना है यूपीएससी प्री में। यूपीएससी प्री में आपसे पूरी ज्यादा उम्मीद लगा सकते हैं कि सार्क से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर भारत को तालिबान से अच्छे संबंध बनाने हैं और तालिबान का हमारा प्रभाव या प्रभुत्व कश्मीर में रोकना है, आतंकवाद को रोकना है, तो भारत को तालिबान से अच्छे संबंध बनाने होंगे और इसकी वजह से सार्क का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। और अगर संबंध वहां पर हमें डाइल्यूट करने हैं इनसे, तो यहाँ पर सार्क का संबंध बिल्कुल, सार्क का जो महत्व है बिल्कुल खत्म होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। तो हम बात कर रहे थे भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो एशिया हमारा महाद्वीप है इसका थोड़ा ये दक्षिण में खिसक जाता है, तो इसीलिए साउथ एशियन कंट्रीज कहलाता है। हमारा जो भारत है साउथ एशिया की कंट्री कहलाता है, एशिया के साउथ में है। इसी तरह आप देखेंगे, आपने एक और वर्ड सुना होगा साउथ ईस्ट एशिया, एक दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया। ये कौन कौन से हैं आपके, अगर और इसके ईस्ट में चले जाएंगे, यानी कि साउथ के साथ साथ इसका ईस्ट, जैसे कि आपका फिलीपींस, आपका कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन। तो ये अलग, जैसे कि आसियान देशों का ग्रुप है, 10 देशों का आसियान जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप है। तो अब हम आगे देखते हैं हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए भारत की स्थिति ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा बेहतरीन है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि इसकी और देश कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत, अगर हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक हमारी जीत सबसे बड़ी यही है कि हमारी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम बिल्कुल सेंटर में हैं और हमारे दोनों तरफ समुद्र है, इसलिए हमें पड़ोसी मुल्कों से, चाइना जैसे मुल्कों से हमें समुद्री खतरा कंपैरेटिवली कम होता है और हमें आतंकवाद का भी खतरा कंपैरेटिवली कम होता है। और इस तरह हम अपने आसपास भी कंट्रोल कर सकते हैं, आसपास की हम ट्रेड को प्रभावित कर सकते हैं। मलक्का स्ट्रेट पर भी प्रभुत्व जमा के हम ट्रेड को प्रभावित कर सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे कि हमारा
बंदर अब्बास ईरान का जो एयरपोर्ट हमने ईरान का पोर्ट लिया था पिछले 3-4 साल पहले, उसको उस पर भी प्रभुत्व जमाकर हम यहाँ पर ट्रेड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम चाइना और पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं। तो हमारी जो स्थिति है जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आगे हमारा दक्षिण का पठार हिंद महासागर में फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाता है। देखिए आप देखेंगे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है जो कि हमारा समुद्र की कोस्टल लाइन से लगता है, इसमें हमारा देखिए पाकिस्तान, ईरान, हमारा पूरा हमारा अरब कॉन्टिनेंट, गल्फ कंट्रीज हमारे कितने पास हैं, यानी कि बंबई से दिल्ली की दूरी ज्यादा है अपेक्षाकृत बंबई से ईरान की दूरी, बंबई से ओमान की दूरी इतनी नहीं है जितनी बंबई से दिल्ली की दूरी है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ से केरला से सोमालिया जाना ज्यादा आसान है, यानी कि हम अफ्रीकन कंट्रीज भी हमारे टच में है डायरेक्ट, और हमारे यहाँ एशियन जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये भी हमारे बिल्कुल टच में रहते हैं, बिल्कुल करीब हैं। और अगर आप देखेंगे कि अगर अंडमान निकोबार आइलैंड को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल लगा हुआ है, सुमात्रा आइलैंड से हमारा 400 किलोमीटर का डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है। तो हम बहुत ज्यादा जो जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी देखिए इसी पॉलिटिकल व्यू से अगर आप आईएएस सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसी संदर्भ में आपको इंटरनेशनल पॉलिसीज बनानी होती हैं। अगर आप आईएफएस सेलेक्ट होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, तो इसी संदर्भ में आपको पॉलिसीज बनानी होती हैं, अपनी ज्योग्राफी को देखते हुए, अपने मैप को देखते हुए कि आपके किस देश के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं आपकी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको किन देशों से खतरा हो सकता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क पुराना है, परंतु ये समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था एंशिएंट टाइम्स में, जैसे कि आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा, तो ये हमारा जो था ये भूभागों के जरिए था, यानी कि ये हमारा लैंड रूट था। लैंड रूट क्योंकि जो हमारे जो मैरीटाइम रूट हैं वो बहुत देर से विकसित हुए हैं, जो समुद्री रूट है मैरीटाइम रूट ये बहुत देर से विकसित हुए हैं, इसलिए पहले जो रूट ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वो हमारा भूभागों के जरिए होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री, जैसे कि आपने सुना होगा कि कई यात्री हमारे यहाँ बोलन दर्रे से आए, इसी तरह कई आक्रमणकारी आए बोलन दर्रे से, और आप देखेंगे खैबर दर्रे से हमारे यहाँ मुगलों के और अफगानों के आक्रमण हुए, खैबर दर्रे से, बोलन दर्रे से, खुर्रम दर्रे से। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डरों पर मिलेंगे। तो यहीं से हमारे अफगानी शासक, दुर्रानी शासक, हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, जो हमारा 8 बजे हिस्ट्री का लेक्चर आएगा हम उसमें देखेंगे कि ईरानी आक्रमणकारी आए, यूनानी आक्रमणकारी आए, तो ये इन्हीं दर्रों से होकर आए। पहले लैंड रूट के ही जरिए ट्रेड भी होता था और दूसरों पर आक्रमण भी किया जाता था। इन मार्गों से प्राचीन समय विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क था, क्योंकि हमने अभी देखा है इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं जो हमारे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और साथ ही साथ जो हमारा मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करते हैं। आपको पता ही होगा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब दक्षिण एशिया में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से, आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में किससे लगती है, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान का जो ये हमारा अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, लेकिन हम इसको अपना ही भूभाग है हमारा ही, और इसको अपना मानना भी चाहिए। तो ये हम मानते हैं कि 80 किलोमीटर का जो लैंड एरिया है वो हमारा अफगानिस्तान के साथ टच होता है। इसी तरह उत्तर में चाइना है, हमारे यहाँ नॉर्थ में क्या है, चाइना है, नेपाल है, यहाँ नेपाल की आप देख सकते हैं बाउंड्री। इसी तरह भूटान है, इसी तरह हम भूटान के साथ पूरब में हमारे यहाँ म्यांमार है, म्यांमार और हमारा बांग्लादेश, अब ये बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी हैं, कौन से, श्रीलंका, ये हमारे समुद्री पड़ोसी है, मैरीटाइम नेबर, और मालदीव थोड़ा और नीचे है, तो मालदीव श्रीलंका से थोड़ा और नीचे है, तो ये हमारा मैरीटाइम पड़ोसी है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। देखिए पाक स्ट्रेट या फिर एडम ब्रिज, यहाँ पर एक एडम ब्रिज भी है। यहाँ से ASRB के अंदर पिछली बार 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एडम ब्रिज है वो निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है। तो आपको देश ना देकर डायरेक्ट दे दिया गया था पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, या इस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, या मलक्का स्ट्रेट और हार्मुज स्ट्रेट, इस तरह के 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पाक जल संधि के पास ही हमारा एडम ब्रिज है, तो यहाँ पर पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह में दक्षिण में स्थित है। मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है, यानी कि ये हमारा लक्षद्वीप है और इसके दक्षिण में क्या है, हमारा मालदीव है। मालदीव कंट्री जो हमें हमारा मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है।
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर के बाद अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी क्लास 9 की चैप्टर 1 को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको आने वाले 3-4 दिन में पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम 10th क्लास का शुरू करेंगे और साथ साथ हम हिस्ट्री का भी डेली लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। शाम को हमारा आज हिस्ट्री का एक लेक्चर आएगा जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, जिसमें हम इंडस वैली के भी और हमारे यहाँ कहाँ कैसे दुनिया में शिकारी लोग शुरू हुए, उसके बाद मतलब विश्व के अंदर मनुष्य का विकास कैसे हुआ और खान पान का विकास कैसे हुआ, तो इसको भी हम आज शाम के लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।